बच्चों लोग, आज का टॉपिक क्लास 11th के लिए और आपका मेडिकल एग्ज़ाम और कंपटीशन में बहुत शानदार टॉपिक आपका एटॉमिक रेडियस। और क्या है एटॉमिक रेडियस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात ये कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप इस टॉपिक से आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो क्या है एटॉमिक रेडियस शुरू करता हूँ, लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपसे जनरली कोई पूछे कि रेडियस क्या है तो आप सिंपल सा एक डेफिनेशन बताते हो कि जो सेंटर होता है, सेंटर से आउटर मोस्ट तक की दूरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो एक जनरल सा डेफिनेशन दिमाग में आता है एटम और एटम का रेडियस। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि एटम के सेंटर में होता है नाभिक और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन अगर कोई बच्चा ये कहे कि नाभिक के केंद्र से बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है, तो शायद ये गलत नहीं होगा कि नाभिक के केंद्र से बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या है। एक्चुअली डेफिनेशन गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि आप बाहरी कोश के किसी इलेक्ट्रॉन को निश्चित उसका बीच का दूरी नहीं नाप सकते हो। इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करते हैं और मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए सही से रेडियस को निकाल पाना सही नहीं है। इसलिए हम लोग एटॉमिक रेडियस के कई नए हाइपोथेटिकल रेडियस को हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी एटम की रेडियस को निकालने के लिए। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं कोवलेंट रेडियस, हम लोग यूज़ करते हैं वॉन डर वाल रेडियस, हम लोग यूज़ करते हैं आयनिक रेडियस, हम लोग यूज़ करते हैं मेटालिक रेडियस। तो ये सारी की सारी जो रेडियस होती हैं वो रेडियस यूज़ करी जाती है पर्टिकुलर एटॉमिक रेडियस की कंपेरिजन में। तो पहले थोड़ी थोड़ी बात सबके बारे में हो जाए, फिर किस प्रकार से रेडियस में इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए बेटा, अगर हम एक जनरल एटम की बात कर रहे हैं तो ये एक एटम का न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अगर बाहर के मैं शेल बना दूं, ये मैंने बाहर के शेल बना दिए। और एक जनरल सा डेफिनेशन जो आप कह रहे थे वो डेफिनेशन ये कहता है कि सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट तक का जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर मोस्ट तक के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी के लिए हम त्रिज्या कहते थे। बट एक्चुअली ये गलत डेफिनेशन है, मैंने पहले ही आपको बताया। तो कौन कौन से डेफिनेशन का हम लोग यूज करते हैं इस पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं इस समय यूज कर रहा हूँ एक बहुत शानदार आपकी कोवलेंट रेडियस, ठीक है। तो क्या होता है कोवलेंट? कोवलेंट रेडियस का तात्पर्य है कोवलेंट बॉन्ड जिसमें पाया जाए। कोवलेंट बॉन्ड यानी आपका सहसंयोजी बॉन्ड। आप इमेजिन कीजिए क्लोरीन, तो क्लोरीन का दो एटम आया और दो एटम ने आपस में क्या किया, शेयरिंग कर लिया और शेयरिंग करके Cl2 बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप रेडियस निकाल रहे होंगे तो रेडियस निकालने में क्या करेंगे, इन दोनों का जो भी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बीच की दूरी का क्या कर देंगे हम लोग, आधा कर देंगे। जैसे Cl बॉन्ड Cl के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है 1.98 एंगस्ट्रॉम, 1.98 एंगस्ट्रॉम। अगर आपसे Cl का पूछा जाए तो क्या करोगे, 1.98/2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या, कोवलेंट रेडियस। इसे कहते हैं हम लोग कोवलेंट रेडियस, यानी तो समान परमाणु जिनके बीच में सहसंयोजी बंध बना हो और उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा होता है आपका कोवलेंट रेडियस। इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बहुत ध्यान दीजिए आप। कोवलेंट रेडियस का मान हमेशा एटॉमिक रेडियस की कंपेरिजन में कम होता है। कोवलेंट रेडियस हमेशा एटॉमिक रेडियस की तुलना में कम होगा अगर आप बात करें तो। क्यों? आप देखिए यहाँ पे कोवलेंट हुआ है, यहाँ पे शेयरिंग हुई है, शेयरिंग के कारण परमाणु दूसरे से मिले हैं, ठीक है। और अगर एक पर्टिकुलर Cl परमाणु की बात करिए तो वो ये है मान लीजिए, तो इसमें कोई भी शेयरिंग नहीं हुई है, बीच में घुसा नहीं है, वो एक दूसरे से मिला नहीं है। एटॉमिक रेडियस हमेशा ज्यादा होती है किसकी तुलना में, आपकी कोवलेंट रेडियस से, याद रखना। इसी प्रकार से एक रेडियस में और यूज करता हूँ, वो है आपकी वॉन डर वाल रेडियस। ध्यान दीजिए, वॉन डर वाल रेडियस में क्या होता है, एटम पास होते हैं, उनमें अट्रैक्शन काम करता है लेकिन मिलते नहीं है आपस में, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी इसका जो न्यूक्लियस होगा वो अट्रैक्ट करता है यहाँ पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो अट्रैक्ट करता है यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्ट करता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात, फिर वही बात कह रहा हूँ, अट्रैक्ट जरूर करता है लेकिन किसी भी प्रकार की शेयरिंग नहीं होती, यानी एटम्स एक दूसरे के पास नहीं आते। इस कंडीशन में इनके बीच की जो दूरी है, उस दूरी का अगर आप आधा कर देंगे तो उसका वो वॉन डर वाल रेडियस बन जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात, वॉन डर वाल रेडियस का मान एटॉमिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस दोनों की तुलना में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच की दूरी भी आपके आगे शामिल होगी। तो याद रखिएगा, वॉन डर वाल रेडियस हमेशा ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है आपकी वॉन डर वाल रेडियस। और वॉन डर वाल रेडियस के थोड़ा सा कम होगा, वो कौन सा होगा आपका एटॉमिक रेडियस, और सबसे कम हो जाती है वो कौन सी होती है आपकी कोवलेंट रेडियस। तो ये कुछ रेडियस का फंडा था, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात,
रेडियस में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। जैसे जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, और वर्ग में ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ये पूरा खेल चलेगा पीरियोडिक टेबल में। चाहे आप एटॉमिक रेडियस पढ़ें, चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ें, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ें, ये सब में यूज करते हैं लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, और इसको लेकर बच्चा हमेशा परेशान रहता है। तो इन चीज़ों को क्लियर करना है हम लोगों को। लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस में क्या चेंज आते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस में क्या चेंज आते हैं, ये चीज़ें हम लोगों को इसमें देखनी होंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं, Li एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, और आपसे कहा जाए बताइए इन तीनों में किसका रेडियस ज़्यादा, इन तीनों में किसका रेडियस ज़्यादा होगा। और आप देखिए तीनों के तीनों एक ही आवर्त के या एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं। कैसे पता, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 सॉरी 1s2 2s1 आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 1s2 2s2, और इसका होता है 1s2 2s2 2p1। इंपॉर्टेंट थिंग, टू शेल एंड टू शेल, तीनों में ही आपके टू शेल यूज हो रहे हैं, यानी दो शेल जिसमें भी होते हैं वो आपका सेकंड आवर्त का होता है, यानी तीनों के तीनों एलिमेंट आपके सेकंड आवर्त के हैं। तो आपसे पूछा है बताइए कि इनमें रेडियस सबसे कम किसकी और ज़्यादा किसकी। अब अगर मैं एक सिंपल सी लाइन यहाँ पे बोल दूँ कि लेफ्ट टू राइट आप लोग जाते हैं, देखिए कि लेफ्ट टू राइट ही चल रहा है, क्यों, Li के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन। अगर आप पीरियोडिक टेबल को उठा के देखें तो आपके सेकंड पीरियड में सबसे पहले आपको Li मिलेगा, Li के बाद B मिलेगा, B के बाद P मिलेगा, B के बाद C मिलेगा, ऐसे चलते चले जाते हैं हम लोग कहाँ तक, Ne तक। मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रिक भी है ये एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक के सारे एक ही आवर्त में हैं जो कि लेफ्ट टू राइट रखे हुए हैं। ठीक है बात, तो सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही आवर्त में हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग। आपसे पूछा है बताया रेडियस कम किसकी, मैं आपसे कहूँगा बोरॉन की, लेकिन आप कहोगे क्यों, बोरॉन की रेडियस कम है, चलो मान लेते हैं, लेकिन क्यों है, इसका लॉजिक बताइए। और एक छोटा सा वर्ड अगर आप यूज करूंगा यहाँ पे, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आपका क्वेश्चन होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस घटती है, ये बात तो तय है। वैसे जो काम करता है, जो कॉन्सेप्ट, वो है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पहली चीज ये है क्यों ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ही समझा जाए, क्योंकि अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर आप इस कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, और सारे का सारा फंडा जो है वो केवल दो कॉन्सेप्ट पर मुख्य रूप से टिका हुआ है, एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, इन दो पर ही पूरा टॉपिक टिका हुआ है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, आप ध्यान दीजिए। सपोज दैट आपने Li का बात किया, मैंने ये बनाया Li का न्यूक्लियस, Li का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होंगे, 3, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, ये इसका फर्स्ट सेल एंड ये सेकंड सेल, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमको बताता है फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बना के तैयार किया। ओके, अब मैं इसी पीरियड का एक नेक्स्ट कोई एलिमेंट ले लेता हूँ। सपोज मान लो कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया मैंने, चलिए मैं नाइट्रोजन लेता हूँ। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया Li के लिए। अब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन। ओके, 7 प्रोटॉन, 2 शेल बना दिए मैंने, और 2 शेल में आपके इलेक्ट्रॉन जब आप बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 2,5 करते 5 इलेक्ट्रॉन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। तो जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सिंपल सी बात है, अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्शन होता है, अपोजिट चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन काम करता है। तो जो प्रोटॉन है आप भी अट्रैक्ट होते होंगे, सीधी सी बात है। अगर मैं अपोजिट चार्ज की बात को दिमाग लगाएं अगर आप थोड़ा सा, तो आप भी अट्रैक्ट होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान दीजिए, इसमें है आपके ओनली 3 प्रोटॉन्स और यहाँ पर है आपके 7 प्रोटॉन, और 7 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं।
तो प्रोटॉन के द्वारा लगने वाला जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा होगा, इस केस में ज़्यादा होगा। और जिस केस में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है उस केस में रेडियस हमेशा क्या होती है, कम हो जाती है। और नाभिक के द्वारा लगने वाला जो अट्रैक्शन है, इसी अट्रैक्शन को हम लोग प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर मैं इसको और डीप समझाऊं तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको मजा आएगा। देखिए एक बात मैं आपको और बताऊं, ये बात तो तय है कि यहाँ पे उपस्थित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी दिखाएगा, इसको दूर भी कोशिश करेगा भगाने की। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होंगे तो वो रिपेल भी करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या है। अगर आप ये चीज समझ गए तो ये एटॉमिक रेडियस का खेल आपकी समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या है आपका ये कंडीशन, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अगर मैं F आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम लॉ से निकाला जाता है, अगर आपको पता हो तो F इक्वल मैं कर सकता हूँ K Q1 Q2 अपॉन R²। ये शायद कूलाम लॉ बेटा मैंने कम पढ़ा है, केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ी मैंने। ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग है कूलाम लॉ। आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान सकते हैं यहाँ पे F को। Q1 एंड Q2 यहाँ पे क्या है, कोई आवेश है। आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग R बोलते हैं। सपोज ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के आउटरमोस्ट शेल्स हैं, ये प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके, ओके। तो अब ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे अगर मैं सेल्स की बात करूँ, के छोड़ दूँ, न्यूक्लियस का चार्ज मैं मान ले रहा हूँ Q1 और इसकी जगह मैंने लिखा है यहाँ पे Ze जो लिखा, Z है उसका एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही आपके प्रोटॉन होंगे, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। E है उसका आवेश, मैंने इसे क्यों डिनोट किया, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम होता है, तो मैंने यहाँ पे E लिख दिया। Q2 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे E और अपॉन कर दिया मैंने आपका R²। तो यहाँ पे जो Ze है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला अट्रैक्शन। ये है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है, और यहाँ पे मैंने इसको लगाया यहाँ पे Ze, लिखे। न्यूक्लियस के द्वारा जो टोटल आपका चार्ज चल रहा है वो Ze चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो ये फोर्स निकल के आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल के जो आ रहा है, ये एक कैलकुलेटली वेरिएबल है, इसको कैलकुलेट किया गया। लेकिन जब वास्तव में वहां पे देखा गया था तो ये उतना नहीं आया जितना कि कैलकुलेटली होना चाहिए। यानी अगर मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे फिट कर दूँ और मान लीजिए यहाँ पे F का वैल्यूज 100 आया है, लेकिन जब इसको चेक किया गया प्रैक्टिकली तो ये वैल्यू 100 नहीं थी, 100 से कम हो गई थी। अब ये वैल्यू 100 से कम क्यों हुई थी, मैं इसकी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि न्यूक्लियस कंप्लीटली अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे नहीं दिखा पाता, क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी दिखा रहे होंगे। वो इलेक्ट्रॉन बीच में जब आ जाते हैं तो आउटर मोस्ट से लगने वाला अट्रैक्शन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। जब वो अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है, अगर उस फोर्स को आप कैलकुलेट करोगे वो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिस इफेक्ट के कारण लगने वाला अट्रैक्शन कम हो गया, किसके कारण हुआ था, जो बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए थे, इस इलेक्ट्रॉन के कारण लगने वाला अट्रैक्शन कम हो गया, इस इफेक्ट के कारण लगने वाला अट्रैक्शन कम हो गया, इसे नाम दिया गया था स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा था हम लोगों ने इसको, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं इसको, शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसको, मैं बात करूंगा आपसे इसके बारे में। तो बेटा इसके कारण क्या हुआ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसका वैल्यू कैसा हो गया, कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो वैल्यू कैसा आ रहा है आपका, वो वैल्यू कम आ रहा है ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, कैलकुलेटली वैल्यू कम है, ठीक है बात। जो वैल्यू कम हुई उसी को हम लोगों ने बोला है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंतर्गत आपका कार्य करता है, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, जो जेड इफेक्टिव का मतलब है कैलकुलेटली जो चेक किया गया वो नहीं, जो प्रैक्टिकली निकल के आया वो। यानी जेड इफेक्टिव जो है वो हमेशा कम होता है किससे, जेड से। जो कुल फोर्स है उसकी कंपैरिजन में हमेशा कम
जेड इफेक्टिव हमेशा कम होगा, याद रखिए। क्यों कम होगा मैंने बता दिया, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। तो जो जेड प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको आप बोल रहे हो, नाभिक के द्वारा लगने वाला एक्चुअल फोर्स जो कि हमेशा कम होगा टोटल फोर्स की तुलना में, और जो कम हो गया वो कम क्यों हुआ वो भी बता दूं मैं, इसके कारण। ये क्या था? ये था स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग के कारण जितना कम हो गया उसको हटा दिया तो ये इसके बराबर आपका आके बैठे। ध्यान रखने वाली बात ये है, देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान जितना ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान जितना ज्यादा होगा जेड इफेक्ट उतना ही कम होगा, क्योंकि जब ये वैल्यू बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा? कम होगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड करता है मुख्य रूप से दो चीजों पे। एक तो क्वांटम नंबर यानी n, यानी कोशों की संख्या बढ़ेगी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। सिंपल सी बात बता दो, अगर नाभिक से बाहरी कोश के बीच में अन्य कोशों की संख्या बढ़ जाएगी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा तो रेडियस अपने आप बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गया, और जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है, रेडियस अपने आप ही बढ़ेगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बात। दूसरी चीज होती है शेल, सब शेल। आप 4 प्रकार के सब शेल को यूज करते हैं, S, P, D, F। जो मैंने क्रम बनाया इस क्रम को आप याद रखिए। S जो होता है इसके द्वारा लगने वाला स्क्रीनिंग कम होता है, और कम होता है इसलिए जेड इफेक्टिव इसका सबसे ज्यादा होता है। यानी S के लिए जेड इफेक्टिव का मान सबसे ज्यादा होगा, और F के लिए जेड इफेक्टिव सबसे कम होता है। ये है चलो उसकी संरचना के फर्क। S का संरचना स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, जबकि F का संरचना बहुत ज़्यादा डिफ्यूज हो जाता है। तो संरचनाएं डिफ्यूज हो जाती हैं, आकृतियाँ बड़ी हो जाती हैं, तब भी क्या हो जाती है, आकृति बड़ी होने का लगने वाला अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो बेटा दो कॉन्सेप्ट है, जिन दो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं हम लोग, कि किस प्रकार से एटॉमिक रेडियस कन्वर्ट होती है। अब आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमेशा रेडियस में कमी होती है, सिंपल सी बात है। टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस में हमेशा वृद्धि होती है, याद रखना, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमेशा आपका कमी होगी रेडियस में, टॉप टू बॉटम जाते हैं हमेशा रेडियस बढ़ जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिए। समझ में आ रहा है बात आपकी? इसके अलावा और भी पोर्शन होते हैं, जैसे पोलैरिटी बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता है तो रेडियस कम हो जाता है। मैं उसके बारे में आपसे फिर बात करूंगा, क्योंकि एक टॉपिक और लाना है मुझे, वो है आपका आयनिक रेडियस, उसके साथ में हम लोग इसको इकट्ठा करेंगे। फिलहाल आप इस एटॉमिक रेडियस में जेड इफेक्टिव को, स्क्रीनिंग इफेक्ट को और पढ़ने का कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद।